चलिए बच्चों, तो आज हमारा क्या है, आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन सेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन का मतलब बोलो। ओरिएंटेशन का जनरल मतलब है डायरेक्शन देना, एक ऐसा सेशन जिसमें आपको क्या किया जाए, डायरेक्शन दिया जाए। डायरेक्शन क्यों, क्योंकि अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या चाहिए, सही डायरेक्शन में मेहनत करना ज़रूरी है। मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूँ, मुझे वो दरवाज़ा खोलना है, या मैं कितनी भी मेहनत कर लूँगा दरवाज़ा खुलेगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेहनत गलत डायरेक्शन में कर रहा हूँ। इसी वजह से बैच की शुरुआत में एक ओरिएंटेशन सेशन दिया जाता है, जिसमें बच्चों को एक डायरेक्शन दिया जाए कि आपको पढ़ना क्या है, कौन से सब्जेक्ट में क्या सीखना है, साइंस को कैसे अप्रोच करना है। साइंस का एक बेसिक एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न को कैसे आप लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो वो चीज़ हम लोग को देखनी। आइए इसको समझते हैं। तो ओरिएंटेशन सेशन जो है, इसमें आपको क्या करेंगे, डायरेक्शन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, डायरेक्शन। तो आप लोगों को ये बेसिक चीज़ तो पता ही होगी कि हमारे पास जो है कितने सब्जेक्ट्स हैं, जानते हैं ना आप लोग, कितने सब्जेक्ट्स हैं। कोर सब्जेक्ट्स बताओ, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है या बायोलॉजी। मैथ बेसिकली साइंस का सब्जेक्ट नहीं होता है, मैथ्स एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है। मैथ्स बेसिकली क्या है, एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन इसके एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हैं कि इसको साइंस में इंक्लूड कर दिया गया है, समझे। इसी वजह से मैथ्स जब ड्रॉप करोगे तो तुमको ऑप्शन में क्या मिलता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी। क्यों, क्योंकि वो आर्ट्स का सब्जेक्ट है। आर्ट्स का सब्जेक्ट गया तो आर्ट्स का सब्जेक्ट मिलेगा। बात समझ आई। लेकिन मैथ्स के एप्लीकेशंस इतने ज़्यादा हैं कि क्या होता है, हाँ, इतने ज़्यादा है कि वो साइंस में इंक्लूड कर लिया गया। न्यूटन की डिग्री साइंस में नहीं थी, न्यूटन की डिग्री आर्ट्स में थी। किसमें थी न्यूटन की डिग्री, आर्ट्स में। आर्ट्स किया था उसने, मैथमेटिक्स किया था उसने। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो, शुरू में ऐसा होता है कि फिज़िक्स अलग है, केम अलग है, मैथ्स अलग है, बायोलॉजी अलग है, लेकिन आगे जा कर के जब अगर आप रिसर्च लेवल तक पहुंच जाए तो सब एक ही हो जाता है। सब क्या हो जाता है, एक ही हो जाता है। जैसे कुछ साल पहले एक इंडियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला। उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़ मिला। उनका पीएचडी फिज़िक्स में था, उनको नोबेल प्राइज़ बॉटनी में मिला है। बात समझ आई। तो अभी ऐसा लगता है कि सब अलग अलग है, आगे जाके सारे साइंस एक जैसे हो जाते हैं, समझे। तो उसी के ये क्या है, पार्ट्स हैं, ठीक। अच्छा, मैथमेटिक्स जो है ये साइंस का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस में इंक्लूड होता है। जैसे बीएससी मैथ्स होता है ना, एक होता है बीएससी मैथ्स, मैथ्स में कोर डिग्री करना, वैसे बीए मैथ्स भी होता है, समझे। सेम पढ़ाते हैं। अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का फर्स्ट पेज देखेंगे या जो उसका कवर रहता है वो देखेंगे, तो उसमें लिखा होगा मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर आर्ट्स एंड साइंस। अगर आप टेक्स्ट बुक अपनी देखेंगे 11th स्टैंडर्ड की, तो उस पर क्या लिखा होता है, आर्ट्स एंड साइंस। आर्ट्स और साइंस के लिए सेम मैथ्स होता है, समझे। आईआईटी भी बीए वालों को एंट्री देता है एमएससी मैथ्स में। हाँ, आईआईटी भी इसकी एंट्री करवाता है, आईआईटी जैम के थ्रू, ऐसा है, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये तो बेसिक चीज़ आपको बताई मैंने कि ये आपके पास क्या है, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। बाकी लैंग्वेज इंग्लिश है और दूसरा लैंग्वेज है आईटी, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हो, या बायफोकल सब्जेक्ट, ठीक है। चलो, सबसे पहली चीज़ तो हमारे सब्जेक्ट्स पे हो गई कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। दूसरी चीज़ ये है कि भाई साइंस होता क्या है। आप साइंस में एडमिशन लेने वाले हैं, तो साइंस है क्या चीज़, किसको बोलते हैं साइंस, साइंस में पढ़ते क्या है, साइंस में पढ़ते कैसे हैं, बोलो। साइंस क्या है, लिटरल मीनिंग क्या है साइंस का, अंडरस्टैंडिंग होता है साइंस। क्या होता है साइंस, बोलो। साइंस का मतलब क्या है, साइंस का मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो साइंस बना है साइंटिया से, उसका मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है, नॉलेज। जैसे संस्कृत में होता है विज्ञान, विज्ञान कहते हैं, है ना, और अरबिक में कहते हैं इल्म। तो ये दोनों का मतलब वही है। इल्म का मतलब नॉलेज, विज्ञान का मतलब नॉलेज, और साइंस का मतलब भी क्या है, नॉलेज। उसका मतलब नॉलेज होता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। तो साइंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है, नॉलेज होता है। बात समझ आई। तो साइंस के कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं, पीसीएमबी, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं। दूसरी चीज़ क्या है, साइंस का मतलब क्या है, लिटरल मीनिंग नॉलेज। क्या है, नॉलेज, ठीक है। चलो, ये समझते हैं। साइंस कैसी स्टडी है, साइंस में कैसे स्टडी करते हैं। तो साइंस बेसिकली अगर देखा जाए, साइंस किसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो लिटरल मीनिंग हो गया, लेकिन साइंस में हम लोग करते क्या है, साइंस होता क्या है
साइंस का बेसिक मतलब आज के दौर में होता है किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी। क्या बोल रहा हूँ मैं? साइंस का बेसिक मतलब क्या है? किसी भी चीज़ की क्या सिस्टमैटिक स्टडी करने को साइंस बोलते हैं। अगर आपके घर में मिक्सर ख़राब हो गया तो आप सिस्टमैटिकली चेक कर रहे हो, अरे कहीं प्लग तो नहीं ख़राब हो गया, कहीं वायर तो नहीं टूट गया, कहीं वो लाइन तो नहीं ख़राब है जिसमें से मेरे को ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। तो ये सब सिस्टमैटिक स्टडी है, तो वो भी एक तरीके का साइंस है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस पढ़ते हो आप लोग 10th स्टैंडर्ड में, 9th स्टैंडर्ड में। ये जो पॉल साइंस होता है या पॉलिटिकल साइंस होता है, तो उसमें साइंस क्यों लग गया? क्योंकि हाँ, पॉलिटिक्स की अगर आप सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल साइंस, पॉल साइंस। अब समझ आया? जिस किसी चीज़ की भी आप क्या करेंगे? सिस्टमैटिक स्टडी करेंगे, स्टेप्स में स्टडी करेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे साइंस। तो साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी। क्या होता है साइंस? सिस्टमैटिक स्टडी। तो सिस्टमैटिक स्टडी या ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है ना? चलो, तो सिस्टमैटिक स्टडी या फिर क्या होता है आपका? ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग साइंस बोलते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी या ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, ये हमारा क्या है? साइंस है। चलो, ये अपने को समझ आया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो इसके बाद क्या है? इसके बाद अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि हमारे पास जो है साइंस में हम चीज़ों को कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं साइंस के अंदर। तो साइंस में जब हम लोग, साइंस कौन पढ़ता है? एक साइंटिस्ट पढ़ता है। तो तुम भी एक जूनियर साइंटिस्ट के साथ काम करना शुरू कर दोगे। तुम साइंस अगर अभी लोगे तो क्या करोगे? तो तुम एक जूनियर साइंटिस्ट के जैसा अभी बन जाओगे कि तुम भी क्या करोगे? एक छोटी छोटी चीज़ों को क्या करोगे? ऑब्जर्व करोगे। समझाता हूँ मैं। तो जब भी कोई साइंस पढ़ता है या कोई साइंटिस्ट होता है, सीनियर साइंटिस्ट हो, जूनियर साइंटिस्ट हो, 11th 12th लेवल का हो, वो कोई भी चीज़ को सिस्टमैटिकली स्टडी करता है। तो उसका एक मेथड होता है। किसी भी चीज़ को स्टडी करने का क्या होता है? एक मेथड होता है। कहाँ पर? साइंस में। वो मेथड को बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। क्या बोलते हैं उसको? साइंटिफिक मेथड। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। क्या क्या समझा अब तक का बताओ? कोर सब्जेक्ट्स क्या हैं? PCMB। उसके बाद क्या समझा? साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज। साइंस का मतलब क्या है? नॉलेज, इल्म, विज्ञान। उसके बाद आपका साइंस क्या है? सिस्टमैटिक स्टडी। किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी या ऑर्गेनाइज नॉलेज को क्या बोलेंगे? साइंस बोलेंगे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो ये आपका साइंस हो गया। इसके बाद क्या? उसके बाद अच्छा, फिर आर्ट्स में क्या डिफरेंट है? कॉमर्स तो अलग ही है, वो तो बिजनेस वगैरह की स्टडी कराते हैं, उसके लॉस पढ़ाते हैं, बाकी चीज़ें। आर्ट्स में और साइंस में क्या डिफरेंट है? कोई तो डिफरेंस होगा। आर्ट्स और साइंस में क्या डिफरेंस है? बोलो। आर्ट्स और साइंस में कोई तो डिफरेंस होगा। आर्ट्स में जैसे साइंस में हम लोग स्टेप्स के हिसाब से चलते हैं कि ये स्टेप्स को अपने को क्या करना है? फॉलो करना है, सिस्टमैटिकली चलना है। आर्ट्स में हम लोग स्किल के हिसाब से चलते हैं। किसके हिसाब से चलते हैं? स्किल के हिसाब से। पिकासो कोई पेंटिंग बनाता है तो उसमें कोई सिस्टमैटिक नॉलेज थोड़ी है, वो उसका स्किल है। स्किल मतलब हुनर। स्किल का मतलब क्या होता है? हुनर। वो उसका हुनर है, उसमें कोई सिस्टमैटिक नॉलेज नहीं है। वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ें, अपना इनपुट दे करके उस चीज़ को बनाता है। तो ये क्या है उसका? हाँ, ये उसका आर्ट है। इसका क्या है? आर्ट है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? चलो, अभी तो आर्ट में क्या चीज़ों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है? स्किल का, हुनर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, वो आर्ट है। बात समझ आ रही? जैसे आपको अभी मैं जो पढ़ाऊँगा, जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा वो बेसिकली सिस्टमैटिक स्टडी होगी, क्योंकि मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी यही पढ़ाएंगे आपको, है ना? लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ वो एक आर्ट है। जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो तो मेरा आर्ट है ना। क्यों? क्योंकि मेरा स्किल है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? कोई दूसरा टीचर आकर के पढ़ाएगा, वो उसका स्किल होगा। समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो दो टीचर अगर पढ़ाते हैं, एक टीचर का अच्छे से ज़्यादा समझ में आता है, एक टीचर का थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो दोनों के जो नॉलेज है उसमें फ़र्क क्या है? क्या? नहीं, दोनों तो सेम चीज़ पढ़ा रहे हैं जो बुक में दिया हुआ है। फ़र्क कहाँ है? उसके आर्ट में, उसके स्किल में। अब बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो आर्ट और साइंस में बेसिकली क्या है? साइंस में सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ेगा, स्टेप्स के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है सारी चीज़ें। लेकिन आर्ट में स्किल का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। स्किल मतलब हुनर को क्या करेंगे? ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। बात समझ आई? क्लियर हो गया? जैसे कोई म्यूजिशियन अगर म्यूज़िक बनाता है तो म्यूज़िक बनाने में कोई स्टेप्स को फॉलो करता है कि नहीं यही स्टेप्स को फॉलो? नहीं, सब उसके दिमाग में होता है कि ये गाना लिखा हुआ है, इस गानों को ऐसे गाने का है। ये कौन बनाता है? म्यूजिशियन बताता है।
बात समझ आई? ठीक है ना। चलो भाई, तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, साइंस है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कोई भी जो साइंटिस्ट होता है वो क्या करता है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है। क्या करता है? हाँ, किसी भी स्टडी को, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए क्या करता है, साइंटिफिक मेथड को फॉलो करता है। तो चौथी चीज़ है हमारी क्या, वो है साइंटिफिक मेथड। अभी साइंटिफिक मेथड आपको इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पूरे 2 साल का आइडिया दे देगा कि आपको करना क्या है 2 साल में। बात समझ आई? ठीक है ना। तो साइंटिफिक मेथड क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, पहले कॉपी कर लो उसको जल्दी से। तो बेसिकली आज हमारा ओरिएंटेशन सेशन है, उसमें हम लोग ने क्या कर दिया, अब तक 3 चीज़ें देख ली कि हमारे सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। कौन से सब्जेक्ट्स हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। ठीक है। अच्छा, मैथ होता है कि मैथ्स होता है? मैथ्स नहीं होता है। हम तो बोलते हैं मैथ्स, बोलते कि नहीं? शॉर्ट में बोलते हैं ना मैथ्स। तो मैथ होता है कि मैथ्स होता है? नहीं बेटा, सिंगल, एक अंडा एग, एक से ज़्यादा अंडे एग्स। ठीक है। तो नहीं ऐसा नहीं है, बताता हूँ। इंग्लिश के ना अलग अलग वर्जन्स हैं। कैसे वर्जन है मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश के एक होता है यूके वर्जन, एक होता है यूएसए वर्जन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन वर्जन। ऐसे अलग अलग वर्जन्स हैं इंग्लिश के, है ना। तो जो इंडियन वर्जन इज़ यूके वर्जन। हाँ, क्यों, मैं आपको वो भी रीज़न बताता हूँ। क्योंकि अभी वो इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स यूएसए वर्जन, लेकिन है वो कोर तौर पे यूके वर्जन, क्योंकि इंडिया पे ब्रिटिशर्स राज करके गए ये। तो हमने इंग्लिश कहाँ से सीखी? उनसे सीखी। तो हमारा यूके वर्जन। बात समझ आई? ठीक। तो जो आपका यूके है, मतलब इंग्लैंड जो है, तो इंग्लैंड के जो है इंग्लिश मैन जो है, उन लोग इसको मैथ कहते हैं। तो यूके वर्जन में मैथ कहते हैं, और यूएसए वर्जन में क्या कहते हैं? अमेरिकन वर्जन में मैथ्स कहते हैं। बात समझ आई? ठीक है ना। जैसे बिस्किट को हम बिस्किट बोलते हैं, अमेरिका कुकीज़ बोलता है। कार्टून में देखा होगा, हाँ, कुकीज़ बोलते हैं वो लोग। कुकीज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अमेरिकन कार्टून है, और जहाँ बिस्किट बोल रहे हैं वो यूके का कार्टून है। अब समझ आया? ठीक है ना। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओके हम लोग बोलते हैं, ओके, एक वर्जन में ओके लिखते हैं, ऑल करेक्ट। एक वर्जन में OKAY लिखते हैं, एक वर्जन में ओकाई लिखते हैं, OKAI। ऑस्ट्रेलियन वर्जन में ओकाई लिखते हैं। कभी भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की जो इंग्लिश होती है, जब क्रिकेट होता है ना, उनकी इंग्लिश सुना समझ में नहीं आती, कुछ अजीब ही इंग्लिश बोलते हैं वो, समझे? तो उनका वर्जन है वो। बात समझ आई? ठीक है ना। तो मैथ भी सही है, मैथ्स भी सही है। इंडिया का वर्जन यूके का है। कौन सा? तो मैथ है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब हमारा एजुकेशन सिस्टम अब तक तो जो वही चल रहा है जो यूके वाले बना के गए थे, इंग्लैंड वाले, अब तक वही चल रहा है। लेकिन NEP आने के बाद इट विल टेंड टुवर्ड्स USA वाली पॉलिसीज़। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम ये इंडिया का है, इधर यूके है, इधर USA है। तो अभी तक वो यूके की तरफ था, समझे। NEP आने के बाद NEP तुम बोर्ड कैंसिल नहीं होने वाले, समझे। यही बच्चे सोच के बैठे बोर्ड कैंसिल, है ना, 10वीं का बोर्ड भी कैंसिल, 12वीं का बोर्ड भी कैंसिल। नहीं भाई, वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो 2031 का प्लान है वो। मतलब वो अभी जो बच्चे गए हैं ना, जो भी नर्सरी में, वो उन पे एप्लीकेबल है अभी। वो जब पहुंचेंगे 10वीं में तो उनका बोर्ड कैंसिल होगा। हाँ, अब 10 साल वो नई पॉलिसी आ रही है जिसमें बोर्ड की अहमियत नहीं है, फिर वो और 10 साल लगेगा उसको आने के लिए। वो पॉलिसी ये कहती है कि बच्चे को है ना, बेसिक सही कहती है, मेरे हिसाब से सही कहती है, बच्चे को अपनी 5th स्टैंडर्ड तक अपनी मादुरी ज़बान में पढ़ना चाहिए। मादुरी ज़बान मतलब क्या? मदर टंग। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ अपनी मदर टंग में पढ़ते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपको अगर मदर टंग में पढ़ाया जाए तो आप उसको और अच्छे से ग्रास्प कर लोगे। सही बात है, ये बिल्कुल गलत बात नहीं है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है ना, मैं तुमको प्रॉब्लम बताता हूँ। इतने साल में मैं इतने सारे बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने एक जनरल प्रॉब्लम देखी है मुमरा के बैच में। क्या प्रॉब्लम देखी बताता हूँ मैं आपको। एक स्टूडेंट था क्लास में, मुझे अब भी याद है, नाम भूल गया मैं उसका। वो बच्चे को मैंने क्लास में पढ़ाया साइक्लोट्रॉन करके ऐसा पार्टिकल एक्सेलरेटर है, वो एटम को फोड़ फाड़ देता है वो, ठीक है। तो ऐसा होता है साइक्लोट्रॉन। तो उसको पढ़ा दिया मैंने साइक्लोट्रॉन, ये ऐसा चेम्बर होता है, उसमें डी शेप होता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जा करके वो क्या करता है, टारगेट को हिट करता है, और वो एटम स्मैशर होता है, एटम को तोड़ देता है वो ऐसा। तो पूरा क्लास में मैंने समझा दिया। फिर मैंने बोला कौन इसको समझा सकता है पूरा जो मैंने क्लास में बताया। तो एक बच्चा उठा, उसका 10th में पता है कितना परसेंट था? कुछ 44% था उसका।
10th में, और 12th का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था मैं उसको, पूरा मुंह ज़बानी उसने धड़ाधड़ पूरा बता दिया मेरे को। फिर उसके बाद हुआ टेस्ट, और टेस्ट होने के बाद क्या, वही क्वेश्चन में वो कुछ लिख नहीं पाया, डायग्राम वायग्राम बनाया तो थोड़ा, लिख कुछ नहीं पाया। क्या प्रॉब्लम थी? लैंग्वेज प्रॉब्लम। इंग्लिश में लिखना ही नहीं आता सर, समझ तो जाता है, लिखना ही नहीं आता। समझे? तुम 11th की शुरुआत में हो, ये गलती रिपीट नहीं करना। अभी भी अपनी लैंग्वेज इतनी एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लो कि बेसिक सेंटेंसेस फॉर्म कर लो, करने आने चाहिए, और रीड करके समझ में आना चाहिए, एटलीस्ट इतना आ जाना चाहिए। अभी समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो अभी तुमको शशि थरूर बनने नहीं बोल रहा हूँ, समझे? तो शशि थरूर बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी पता है शशि थरूर कौन है? तो पॉलिटिशियन है, उसकी इंग्लिश सुनना कभी। तो अभी शशि थरूर बनने की ज़रूरत नहीं है तुमको, समझे? मैं बोल रहा हूँ तुमको कि बस इतना सीख लो कि बेसिक सेंटेंसेस लिखने आ जाए, फॉर्म करने आ जाए, और रीड करके समझ में आने लग जाए तुमको, इतना इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक? तो बेसिक प्रॉब्लम ये होती है ना कि बच्चों को लिखना नहीं आता, लेकिन पता नहीं कैसे खिचड़ी बनेगी वो NEP आने के बाद, क्योंकि हर बच्चे का तो लैंग्वेज अलग है ना। मुंबई में कितना डाइवर्सिटी है, कोई केरला से है, कोई यूपी से है, कोई अपना राजस्थान से है, तो राजस्थान वाले पढ़ाएंगे अपनी लैंग्वेज में, केरला वाले अपनी लैंग्वेज में, महाराष्ट्रियंस अपनी लैंग्वेज में, मुस्लिम्स उर्दू में पढ़ाएंगे, है ना? तो जब 5वीं तक अपनी उसने मदर टंग में पढ़ लिया है, तो फिर आगे स्विच करना कितना मुश्किल है। फिर कैसे ये होगा वो समझ के बाहर है। और जो उसके अंदर चीज़ें हैं कि कोडिंग वोडिंग सिखाई जाएगी, अरे भाई तुम गांव वगैरह के इलाकों में जाओ, तो वहाँ पर तो बेसिक क्लासरूम क्या टॉयलेट बराबर नहीं होता है, तो वहाँ क्या कैसे तुम कंप्यूटर लाओगे और कोडिंग सिखाओगे यहाँ जाके? तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर सोचने के लिए। पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, लेकिन वो एप्लीकेबल है क्या, इम्प्लीमेंट हो सकता है क्या वो, तो ये डिबेटेबल है ये। ठीक है, चलो आ जाओ। तो यहाँ तक बता दिया आपको मैंने कि सब्जेक्ट्स PCMB है, यहाँ से देखो वहाँ चले गए थे। फिर उसके बाद क्या, साइंस। साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज, विज्ञान या इल्म। साइंटिया वर्ड से बना हुआ है। साइंस किसको बोलते हैं? किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। समझे? ठीक है ना? किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिकली पढ़ो तो उसको साइंस बोलेंगे, ऑर्गेनाइज नॉलेज को साइंस बोलेंगे। अब कोई साइंटिस्ट जो होता है, वो साइंटिस्ट क्या करता है? कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है। साइंटिस्ट क्या करता है? कुछ स्टेप्स को फॉलो करता है, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। क्या बोलते हैं उसको? साइंटिफिक मेथड। अब वो साइंटिफिक मेथड क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, आइए इसको देखते हैं। ये साइंटिफिक मेथड क्या है हमारा, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या चीज़ है। तो साइंटिफिक मेथड, तो हमारा जो साइंटिफिक मेथड है, 4th पॉइंट है ना, तो साइंटिफिक मेथड, उसके अंदर ना बेटा 4 स्टेप्स हैं। ये पूरे 2 साल का आपको समरी दे देगा कि आपको साइंस को कैसे अप्रोच करना है, आप कैसे पढ़ोगे साइंस को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ इसके अंदर होती है, वो होता है आपका ऑब्जर्वेशन। सबसे पहला क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। आप चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। सबसे पहला क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। तो आप चीज़ों को क्या करते हो? ऑब्जर्व करते हो। जैसे आप ऐसे हाथ करो, सब ऐसे करो, ऐसे करो, क्या हो गया? गर्म हो गया। ऑब्जर्वेशन हुआ ना, गर्म हो गया। तो ऑब्जर्वेशन, फ्रिक्शन ने वर्क किया। क्यों गर्म हो गया? रीज़न बताता हूँ मैं। आपने इसको ऐसे रब किया तो ये फ्रिक्शन लग रहा है, और उसके वजह से आप डिस्प्लेस करवा रहे हो, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वर्क, और वर्क हीट में कन्वर्ट हो गया। अब समझा? तो कोई भी एनर्जी का लास्ट फॉर्म क्या होता है? हीट होता है। तुम भाग करके आते हो, रुक जाते हो, पसीना आना शुरू हो जाता है। क्यों? तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो गई। किसी भी एनर्जी का आखिरी फॉर्म क्या होगा? हीट। समझे? ठीक। तो ये जो आपने ऐसे किया, ये गर्म हो गया, ये एक फिनोमेना है। क्या बोलते हैं इसको? फिनोमेना। फिनोमेना मतलब क्या? हमारे आसपास जो चीज़ें हो रही है उसको हम लोग फिनोमेना बोलते हैं। रेनबो दिखता है, फिनोमेना है। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है, फिनोमेना है। समझे? जो हमारे आसपास की चीज़ें वो क्या है? फिनोमेना। और हम उसको क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। आप एक जूनियर साइंटिस्ट लेवल पे काम करेंगे, यही बताया आपको मैंने कि आप अभी 11th में आ गए तो आप क्या हो गए? ऐसे समझो जैसे आप जूनियर साइंटिस्ट हो गए। तो जो एक साइंटिस्ट होता है, जो साइंस पढ़ता है, उसमें एक खास बात होती है। वो एक खास बात क्या है पता है? वो एक खास बात है, उसकी नज़र बहुत तीखी होती है। तीखी मतलब बहुत बारीक नज़र होती है। वो चीज़ों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता है, अच्छे से ऑब्जर्व करता है। ये उसकी खास बात होती है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? कि जो आपका जो भी साइंस का स्टूडेंट होता है उसका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है।
चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो अपने आँख और कान खोले रखने का, नाक तो खुली रहेगी है ना, तो अपने आँख और कान क्या करने का, खोले रखने का। समझे? खोले रखने का मतलब क्या, ऑब्जर्व करने का, चीज़ों को देख देख करके समझने का। समझे? ठीक है ना, चलो तो याद रखो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन। आपको स्टडी में तो स्मार्ट बनना ही है, आपको साथ साथ में अपनी लाइफ जीने के लिए स्ट्रीट स्मार्ट भी बनना है। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब क्या, सड़क का स्मार्ट, ठीक है? तो स्ट्रीट स्मार्ट सबका, स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आगे जाके डील करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए भी आपको अपने आँख कान खुले रखने। जैसे क्या है, मतलब जैसे है ना, मैं ऐसे करता था कि ना, अगर मेरे फादर मेरे बचपन में कोई डील करते थे ना, तो मैं जा करके उसको देखता था कि यार ये कैसे कर रहे हैं, कैसे बार्गेनिंग करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मतलब उससे बातचीत हो रही है। तो उसको बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्टनेस सीखना। तुमको अपने फादर से ज़्यादा एक्सपीरियंस कहीं नहीं मिलने वाला, समझे? रॉ एक्सपीरियंस देते हैं तुम्हारे फादर, तुम उनके साथ बैठ करके। हमारे बच्चे हैं ना, पेरेंट्स से बात करना भूल गए हैं, उसमें बच्चों की भी गलती है और पेरेंट्स की भी गलती है। पेरेंट्स कभी कभी इतने स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बच्चा डर के बात ही नहीं करता। होता है, बच्चे भी इस एज में एकदम बागी हो जाते हैं, एकदम बगावत पे उतर आते हैं, नहीं सुनने का है, बस कहाँ जा रहा है, अभी आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा है पूछ रहा है, वो बताओ, तो उसका जवाब है अभी आता हूँ। यही होता है ना, बाहर निकलो, मम्मी पूछेगी कहाँ जा रहा है, तो उसका जवाब है इधर जा रहा हूँ, ये होना चाहिए, कहते अभी आता हूँ। बच्चे जवाब तक नहीं देते, क्यों? इसमें गलती पेरेंट्स की भी है। बच्चों से बात नहीं करते, उन पे आप हमेशा कुटाई करते रहेंगे उनकी, तो कहाँ सुनेंगे फिर बच्चे, है ना? चलो अभी तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टडी में तो स्मार्ट बनना है, साथ साथ स्ट्रीट स्मार्ट भी बनना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आंख और कान खोले रखने पड़ेंगे, चीज़ों को देख देख करके सीखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ साइंटिस्ट के अंदर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ होती है, वो होता है एक्सपेरिमेंटेशन। दूसरी चीज़ क्या होती है, एक्सपेरिमेंटेशन। जो वो ऑब्जर्व करता है वो उसी चीज़ को अपनी लैब में परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। जो वो ऑब्जर्व करता है वो क्या करता है, उसी चीज़ को अपनी लैब में परफॉर्म करने की कोशिश करता है। जैसे उसने ऑब्जर्व कर लिया एक फिनोमेना कि अर्थ इधर है, सन ऐसे निकलता है, इधर जाता है, मतलब इधर ये सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, ऐसे ही होता है ना। उसको तो यही नज़र आता है, सन निकला, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, हो गया काम। ये इसका क्या है, फिनोमेना है। अब वो यही चीज़ अपने लैब में परफॉर्म करने की कोशिश करता है। कैसे? वो लेता है गोला, दूसरे गोले को ऐसे चलाता है, ऐसे करता है, फिर वो क्या करता है, बोलता है कि ऐसा तो हो सकता है, साथ साथ में क्या कर सकते हैं, सन को फिक्स कर दो, अर्थ को घुमाओ, तब भी तो हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें, सुबह हो गई, शाम हो गई, मतलब जिस साइड पे अर्थ का जिस साइड उसके साथ सामने होगा वो क्या होगा, हाँ उस टाइम पे क्या होगी, सुबह नजर आएगी उसको। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये एक्सपेरिमेंटेशन, अपने को पता है कौन घूमता है, अर्थ घूमता है, सन रुका हुआ होता है, लेकिन अपने को लगता क्या है, सन घूम रहा है, अर्थ रुका हुआ है, ऐसा लगता है अपने को, है ना। चलो तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं फिर उसी को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। ये स्टेप को फॉलो कोई कॉलेज वाले जनरली नहीं करते, ना CBSE में करते हैं ना स्टेट में करते हैं, नहीं करते। क्या करते हैं, बच्चों को सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन करा देंगे। कैसे? 10th में ओम्स लॉ कौन सा है, आखिरी चैप्टर है ना, लैब में लेके जाके पहले ही ओम्स लॉ पढ़ा देंगे, ये ओम्स लॉ है। अरे उसको क्या पता ओम्स लॉ क्या है, उसको तो पता ही नहीं ओम्स लॉ क्या है, उसको पहले एक्सपेरिमेंट करा दिया ओम्स लॉ का। अगर तुम्हारे कॉलेज में या स्कूल में लैब होगी तो कराए होंगे, ठीक है ना। तो वैसे तुम लोग तो स्कूल गए नहीं हो, थोड़े टाइम गए हो स्कूल, ठीक है। तो बेसिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल उल्टा चलता है। फिनोमेना कभी पढ़ाएंगे, जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, तो मैं जाता था CST के कॉलेज में, बिल्कुल बाबा आदम के ज़माने के इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे, एकदम पुराने इंस्ट्रूमेंट, बहुत पुराना कॉलेज था मेरा, सिद्धार्थ कॉलेज, CST फोर्ट पे, तो एकदम बाबा आदम के ज़माने के इंस्ट्रूमेंट। अब क्या होता है, अब ये हो जाता है कि मेरे को एक्सपेरिमेंट 11th में कराया जा रहा है, कौन सा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, नहीं 12th में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सपेरिमेंट मुझे कराया जा रहा है, और मुझे उसका ABC भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बिल्कुल एंड का चैप्टर है, पार्ट 1 के एंड का चैप्टर होता था। अब वो उसकी थ्योरी कब पढ़ाएंगे? हाँ, अब समझ रहे हो मेरी बात? पहले थ्योरी पढ़ोगे ना तुम, पहले चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, हाँ ऐसा होता है, फिर उसी चीज़ को मैं लैब में परफॉर्म करूँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले वो लैब में परफॉर्म करवा दी, मेरे को कुछ नहीं हुआ एक्सपेरिमेंट के बारे में, कुछ नहीं पता। SHM के पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ मैं, G का वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, उसको मैंने पढ़ा ही नहीं है, वो पढ़ूंगा मैं बाद में। तुम समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा है।
अभी भी कितने कॉलेजेस है स्टार्ट में क्या करते हैं, 1-2 महीने में पूरा एक्सपेरिमेंट करा देंगे, 2 महीने के अंदर पूरा एक्सपेरिमेंट करा देते हैं, थ्योरी पढ़ाते हैं बाद में, कुछ स्टेप फॉलो होने वाला नहीं है, बच्चे के दिमाग में कुछ जाएगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं उसको। चलो, तो सबसे पहले तो चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, फिर क्या करना है, उसको लैब में आकर के परफॉर्म करना है, ये करता है साइंटिस्ट। अब समझा, ठीक है ना। तीसरी चीज़ होती है उसकी रीजनिंग। क्या होती है उसकी? रीजनिंग। रीजनिंग इज द कोर ऑफ साइंस। मुझे बताओ, आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, जैसे आपका इंशाल्लाह अभी रिजल्ट आएगा कुछ दिनों में, तो आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जो 12 साइंस ले लेंगे, कुछ कॉमर्स से ले जाएंगे, कुछ डिप्लोमा करेंगे, इंजीनियरिंग डिप्लोमा भी तो होता है। हाँ, मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स करते हैं, तो उन लोग को भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होता है। अगर आप उनका सिलेबस देखोगे तो उनको भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना होता है, ऐसा पढ़ना पड़ता है। और यहाँ पर जो है आपका, आप भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो आपके साइंस पढ़ने में और वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले की साइंस पढ़ने में क्या फ़र्क है फिर? सिर्फ बायोलॉजी का, सिलेबस का। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे समझता हूँ सिलेबस ऑलमोस्ट वही है। फिजिक्स केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, सिलेबस ऑलमोस्ट वही है, मैथ्स का सिलेबस भी वही है, लेकिन दोनों के कोर आइडियाज़ में फ़र्क है क्या? तो अगर उनको भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना तो 12th ही करा देते ना, काहे के लिए डिप्लोमा की फीस एक्स्ट्रा बनने का? 60-70 हज़ार फीस होती है 1 साल की, उसकी इतनी फीस होती है, 60-70 हज़ार होती है 1 साल की फ़ीस, तो वही करवा दो उनको, 12 साइंस करवा दो। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग, और जो तुम कर रहे हो वो क्या है? साइंस। साइंस और इंजीनियरिंग में कोई फ़र्क है क्या? कोई फ़र्क होता है? तुमने अपनी टेक्स्ट बुक का अगर साइंस का कवर कभी देखा होगा तो उसमें लिखा होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा होता है। तो सिर्फ टेक्नोलॉजी, सिर्फ साइंस क्यों नहीं होता, टेक्नोलॉजी क्यों ऐड किया उसमें? कोई फ़र्क होता है क्या दोनों में? साइंस एंड टेक्नोलॉजी या साइंस और इंजीनियरिंग में कोई फ़र्क होता है क्या? बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आपको समझाता हूँ साइंस और इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। वहीं फ़र्क आएगा तीसरे पॉइंट का, वो अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, जैसे एक पत्थर लिया, पत्थर को तुमने u=0 से ड्रॉप कर दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने से क्या होगा? ये नीचे की तरफ गिरेगा, अर्थ की तरफ आएगा, अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, पता है अपने को, ग्रेविटी। ये हो रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ये हो रहा है। तो ये हो रहा है, ये इंजीनियरिंग है। ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये कब हो रहा है, ये क्या है? साइंस। मतलब साइंस में पूरी पंचायत करते हैं, समझे? साइंस से क्या करेंगे? पूरी पंचायत करेंगे। क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब देखेंगे। बात समझ आई? ये फ़र्क होता है। फैन चल रहा है, इंजीनियरिंग है। फैन क्यों चल रहा है? साइंस है। गाड़ी चल रही है, इंजीनियरिंग है। ऐसा ऐसा जोड़ो, गाड़ी चलेगी, इंजीनियरिंग है। क्यों चल रही है? साइंस है। अब समझे? रेनबो दिखता है, बारिश आती है, रेनबो दिखता है, इंजीनियरिंग है। क्यों दिखता है? साइंस है। अब समझे? मतलब क्यों एक्सप्लेन करते हैं। तो अब बताओ मुझे, ज़्यादा टफ काम किसका है? हाथ छोड़ो। ज़्यादा टफ काम किसका है? साइंटिस्ट का है। किसका ज़्यादा टफ काम है? साइंटिस्ट का। क्यों? इसलिए ज़्यादा टफ काम है क्योंकि रीज़न करना इतना आसान नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करो, वो नीचे की तरफ गिरेगा, ये तो दिख रहा है। क्यों गिर रहा भाई? ग्रेविटेशन। किसने बताया? ये बताया न्यूटन ने। किसने बताया? न्यूटन ने। सबसे ज़्यादा दिमाग वाले आदमी ने। न्यूटन लिटरली बहुत बड़ा आदमी था, आइंस्टाइन से भी बड़ा। मेरे हिसाब से न्यूटन आइंस्टाइन से भी ज़्यादा दिमाग वाला था। क्यों? आइंस्टाइन ने तो न्यूटन की बातों को आगे बढ़ाया। न्यूटन ने उन चीज़ों को इन्वेंट किया। न्यूटन ने कैलकुलस इन्वेंट किया। कैलकुलस समझता है तुमको? कैलकुलस क्या है? लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन इन्वेंट किया है न्यूटन ने। ये इन्वेंशन है न्यूटन की। अपने आप में बहुत बड़ा आदमी था न्यूटन, बहुत दिमाग वाला आदमी। ठीक है, चलो भी। न्यूटन काफ़ी रिलीजियस आदमी था, बहुत रिलीजियस था। ये क्रिश्चियन, बहुत रिलीजियस आदमी था न्यूटन। कब का है ये? सन 1600 का है। कब का है? सन 1600 का। 1600 के आसपास में था ये। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो ये इस तरीके से अगर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे ड्रॉप होगा, तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये क्या है? हाँ, इंजीनियरिंग है। ये क्या है? इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसको इंजीनियरिंग कहते हैं। और ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये साइंस है, इसको साइंस कहते हैं। मतलब साइंस में क्या करना पड़ेगा? साइंस में आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी। रीजनिंग इज द कोर ऑफ साइंस। जो साइंटिस्ट जितना अच्छे से रीजनिंग कर पाएगा कि ये क्यों हो रहा है,
वो उतना बड़ा साइंटिस्ट होगा। जो साइंटिस्ट जितने अच्छे से रीजनिंग कर पाएगा वो उतना बड़ा साइंटिस्ट होगा। बात समझ आई, ठीक है ना। तो क्योंकि रीजनिंग करना आसान नहीं होता है, टफ काम है रीजन करना। दिख रहा है वो तो कुछ नहीं है, रीजन करना। अब मुझे बताओ तुम कोई ऐसा इंजीनियर बताओ जो आइंस्टाइन और न्यूटन के बराबरी वाला है, जिसका तुमने इतना नाम सुना जो आइंस्टाइन और न्यूटन के बराबर नाम है उसका। ऐसा कोई नहीं है। आइंस्टाइन न्यूटन को उन लोग भी भाई बाप मानते अपना, माई बाप समझे, माई बाप है भाई तुम। तो इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स। इंजीनियरिंग फिजिक्स का एप्लीकेशन है। फिजिक्स को अप्लाई करोगे तो वही उसी को इंजीनियरिंग बोलते हैं। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे तुम पढ़ोगे चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स और आपका सर्कुलर मोशन, तो ये चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको सिविल में काम आएगा। उसके बाद तुम पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, उसके बाद तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स या सेमीकंडक्टर। जो चैप्टर पढ़ोगे वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का बेस है। तुम पढ़ोगे चैप्टर EMI AC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स, तो ये किसका है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस है। तो फिजिक्स के दो एक दो 3 चैप्टर है ना, वो एक टाइप के इंजीनियरिंग का बेस है, समझे। उसी को फिर आप आगे जा करके अप्लाई करते हो, ऐसा है, समझे। चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने कि साइंस और इंजीनियरिंग में क्या फ़र्क है। और जो आपने ऑब्जर्व किया उसको आप एक्सपेरिमेंट करोगे लैब में, उसके बाद उसका क्या करोगे, रीजनिंग करोगे कि ये क्यों हो रहा है। जो आपको सन ऐसे यहाँ पे जाता हुआ दिखता है वो क्यों दिखता है, ऐसे ये जो अभी आपको बताया मैंने, हाथ गर्म हो गया, क्यों गर्म हो गया, समझे। ऊपर से ऑब्जेक्ट नीचे क्यों गिरता है, ये इसकी रीजनिंग करेंगे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, रीजनिंग करोगे। चौथे स्टेप में आप करोगे, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। आसान भाषा में उसका मतलब होता है फॉर्मूला मेकिंग। आसान भाषा में क्या करोगे, फॉर्मूला मेकिंग। अब आपको फॉर्मूला सिर्फ याद नहीं रखना है, मतलब याद तो रखना ही है, सिर्फ याद नहीं रखना है, आपको उसको डिराइव करना है। अब तक तुमने पढ़ा होगा a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। पता है किसी को कहाँ से आए, ये तो तुमने इंजीनियरिंग किया ना, इंजीनियरिंग तो किया, ये होता है a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। अब तुमको क्या करना है, क्यों होता है भाई, कहाँ से आया फॉर्मूला बताओ, ये करोगे तुम। अब तुम फॉर्मूला डिराइव करना सीखोगे। अब समझ आ रहा है, फॉर्मूला मेकिंग, फॉर्मूला बनाना सीखोगे तुम, कैसे फॉर्मूला को बनाया जाता है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो अब तुम क्या करने वाले हो, तुम हमेशा अब 4 स्टेप्स में काम करने वाले हो। सीक्वेंस यही होना चाहिए, सीक्वेंस बिगाड़ते हैं लोग, गलत है, लेकिन 4 स्टेप्स में काम होना चाहिए, ठीक। सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्व करना, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन, तीसरा रीजनिंग करना ऐसा क्यों हो रहा है, और चौथा फॉर्मूला मेकिंग। बात समझ आई। तो आपको अभी इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो आप साइंस की कोई भी ब्रांच पढ़ लो, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो ये काम आएगा। केमिस्ट्री में ज़्यादा रीजनिंग आप कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, सब एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है उसके अंदर। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री के पास तो बहुत बड़ा हथियार है। केमिस्ट्री टीचर के पास कोई आंसर नहीं पता तो क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंट से आए। यही है केमिस्ट्री के अंदर, जो नहीं पता हो क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंट से आया। फिजिक्स में नहीं कर सकते, फिजिक्स में हर चीज़ का लॉजिक है। हर चीज़ का क्या है फिजिक्स में, लॉजिक है। क्यों होता है, लॉजिक है उसके पीछे, ऐसे कुछ भी नहीं कर देते हैं यहाँ पर फिजिक्स में, ठीक है। चलो भाई, तो ये आपको समझा दिया मैंने। तो साइंटिफिक मेथड में आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन, तीसरा क्या है, रीजनिंग, और चौथा क्या है, फॉर्मूला मेकिंग, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हमारा रोल क्या है इसके अंदर, हमको क्या करना है। चलो, तो आज क्या क्या बताया, अब तक 4 पॉइंट्स बताए मैंने, बोलो 4 पॉइंट्स क्या क्या बताए। सबसे पहले क्या बताया, सब्जेक्ट्स कौन कौन। ओरिएंटेशन लेक्चर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन देने वाला लेक्चर। ओरिएंटेशन का मतलब डायरेक्शन होता है। तो वो लेक्चर जिसमें आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि ये आपको करना है, ऐसे ऐसे आपको प्रोसीड करना है। सबसे पहले कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, ठीक। उसके बाद क्या, आगे साइंस क्या है, नॉलेज है, टू नो, इल्म, विज्ञान। थर्ड स्टेप क्या था, सिस्टमैटिक स्टडी। साइंस क्या होता है, सिस्टमैटिक स्टडी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। किसी भी चीज़ की सिस्टमैटिक स्टडी को क्या बोलेंगे, साइंस। अगर हम लोग पॉलिटिक्स को सिस्टमैटिकली स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे, पॉलिटिकल साइंस। इस वजह से उसको पॉलिटिकल साइंस बोलते थे, क्योंकि पॉलिटिक्स की सिस्टमैटिक स्टडी करते थे। बात समझ आई, ठीक है ना। चलो, उसके बाद जो है आगे क्या पढ़ा, साइंस जो साइंटिस्ट जो होता है वो साइंटिफिक मेथड को ओबे करता है। कहने के लिए तो बुक में ओबे करता है। कौन कौन से स्टेप्स है वो 4 ओबे करने वाले। ऑब्जर्वेशन पहले करोगे, फिर उसको लैब में परफॉर्म करोगे, फिर उसकी रीजनिंग करोगे, फिर उसके फॉर्मूले बनाओगे।
बात समझ आई? क्लियर हो गया? चलो यहाँ तक अपने को समझ में आ गया है, इसको कॉपी करो, फिर मैं आगे बताता हूँ कि हमारा क्या काम है, रोल क्या हमारा इसमें। हमारा रोल क्या है वो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा रोल क्या है। आइए इसको देखते हैं, हमारा रोल क्या है। ये समझने के लिए 4 पॉइंट्स होंगे ना। 5th पॉइंट, रिचर्ड फीनमैन जो है ये बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। आइंस्टाइन के बाद अगर सबसे ज़्यादा दिमाग वाला कोई साइंटिस्ट रहा है तो रिचर्ड फीनमैन रहे। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में ये सब्जेक्ट उनमें इन्वेंट किया हुआ है, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है रिचर्ड फीनमैन। तो रिचर्ड फीनमैन की बात H.C. वर्मा अपनी किताब में कोट करते हैं। रिचर्ड फीनमैन ने एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल दिया था कि आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका रोल क्या है वो समझने के लिए। ये हर बैच में बताता हूँ, मेरे पिछले साल के भी लेक्चर्स अवेलेबल है ओरिएंटेशन वाले, वहाँ पे भी चीज़ है। हर बैच में बताता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा बेसिकली क्या रोल है। तो जैसे एक चेस का गेम चल रहा है, क्या चल रहा है? एक चेस का गेम चल रहा है। चेस गेम चल रहा है और ये चेस गेम में क्या है, चेस गेम में आपके पास क्या है, अलग अलग होता है उसके अंदर ना, अलग क्या। मेरे को चेस खेलने नहीं आता, ठीक है, मेरे को नहीं आता चेस खेलने। और ये जो है चेस का जो गेम चल रहा है, इस चेस के गेम में क्या होता है ना, घोड़ा होता है, गधा होता है कि नहीं? गधा नहीं होता है, हाथी। अच्छा हाथी होता है। तो घोड़ा होता है, हाँ हाथी होता है, राजा होता है, रानी होता है, प्यादा होता है, प्यादा भी तो होता है ना, हाँ मुझे इतना पता है। तो घोड़ा होता है, हाथी होता है, प्यादा होता है, राजा होता है, रानी होती है, और कौन होता है? हाथी होता है ना, और कौन होता है? ऊंट होता है, ऊंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब क्या, मेरे को कुछ नहीं आता, ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनना। मेरे को कुछ नहीं आता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे को बोलते हैं लोग, अब मैं कुछ भी रूल बनाऊंगा, मेरे को मालूम नहीं है कुछ। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है एक बुक और पेन लेकर के बैठ जाता हूँ साइड में, और इसके दोनों साइड पे कौन खेल रहा है? नेचर खेल रहा है। कौन खेल रहा है? नेचर, कुदरत। ठीक, क्योंकि साइंस के लिए सब कुछ क्या है? नेचर कर रहा है ना। ठीक, तो उसके दोनों साइड पे कौन खेल रहा है? नेचर खेल रहा है। जो रिचर्ड फीनमैन ने बताया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब क्या ये जो है, इसको बोला जाता है कि क्या करो, इसको मतलब ये जो भी मैं बैठा हूँ तो मेरे को रूल नहीं पता, तो मैं क्या, मुझे बोला जाता है कि क्या करो, उसको ऑब्जर्व करो और उसके रूल्स को समझने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे क्रिकेट नहीं आता तो मुझे कोई क्या बोलेगा, टीवी में क्रिकेट देख और क्या कर, रूल समझने की कोशिश कर। तो मैं क्या करता हूँ, बुक और पेन लेके बैठ जाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं देखता हूँ कि अच्छा बॉल बाउंड्री के बाहर सीधा सीधा गया, बगैर टप्पा खाए तो क्या है? छक्का है, रूल है, समझ में आ रहा है? ठीक है। और उसके बाद क्या, उसके बाद अगर क्या हो गया, विकेट पे बॉल लग गई मतलब आउट, रूल है, लिख दिए मैंने, 2 रूल लिख दिए, बिल्कुल वैसे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर बैठ करके मैं इसके रूल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे रूल कुछ नहीं पता, अब मैं कुछ भी ले लूँगा। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ना घोड़ा हमेशा टेढ़ा चलता है। अब ये एक्चुअल रूल में है कि नहीं मेरे को नहीं मालूम। अरे तुम चुप रहो, तुम यहाँ देखोगी। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा घोड़ा हमेशा क्या करता है? टेढ़ा चलता है। तो मैंने अपनी रूल बुक में लिख लिया, क्या लिख लिया? रूल नंबर 1, घोड़ा टेढ़ा चलता है, समझे? ये रूल नंबर 1। फिर मैं देखा हॉर्स हमेशा ऐसे ही चलता है, वर्टिकल डायरेक्शन में। ये देखा मैंने, ऐसा देख लिया मैंने। तो मैं दूसरा रूल दूँ, क्या? हॉर्स वर्टिकल चलता है, समझे? ठीक है ना, ये मैंने देख लिया। उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने देखा ये कौन है? प्यादा। प्यादा चलता है हमेशा 1 कदम, क्या चलता है? 1 कदम। तो मतलब प्यादा 1 कदम चलता है, ये मैंने लिख लिया। हाँ, तो मैंने बेसिक तौर पे आधे घंटे तक इसको ऑब्जर्व किया और मुझे समझ में आ गया, अच्छा ये ऐसा चलता है, ये ऐसा चलता है, ये ऐसा चलता है, ये मैंने लिख लिया। अब क्या होता है, अब नेचर तो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो ये चाल चलता है, ये चाल चलता है, ये ऐसा घोड़ा टेढ़ा चलता है ना, तो वो क्या करता है, अचानक से घोड़ा को ऐसे चलाना शुरू कर देता है, वर्टिकल। घोड़े को क्या करता है? वर्टिकल। तो मैं बोलता हूँ अरे ये क्या हो गया, मेरा रूल तो कुछ और बोल रहा था। मेरा रूल क्या बोलता था? घोड़ा टेढ़ा चलता है। तो मैं इसको काट दूंगा और मैं एक नया रूल लिखूंगा और मैं बोलूंगा घोड़ा टेढ़ा चलता है और कभी कभी सीधा भी चलता है, समझे? तो ये लिख दिया मैंने। तो घोड़ा टेढ़ा चलता है, साथ साथ में सीधा भी चलता है। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है?
हम भी यही कर रहे हैं। ये नेचर जो है ना, ये एक चेस का गेम है, इसके दोनों साइड पे नेचर खेल रहा है। ये जो हमारा आसपास की दुनिया है, हमारी क्या करिए हमारी जो दुनिया है वो एक तरीके से क्या है, चेस का गेम है, और दोनों साइड पे कौन खेल रहा है, नेचर खेल रहा है। हमारे हिसाब से हमारा खुदा है, वो क्या कर रहा है, चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। अब क्या, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि ये ऐसा होता है, बारिश आती है उसके बाद रेनबो दिखता है, लिख लिया मैंने, समझे, ये लिख लिया मैंने। उसके बाद मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, एक्सपेरिमेंट से मुझे समझ आया कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, नोट कर लिया मैंने, समझे। उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया, इधर हाथ को रब करोगे तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा, नोट कर लिया मैंने। फिर उसके बाद कुछ और साल बीतते हैं और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और मुझे पता लगता है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो घूमता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन वैसा नहीं घूमता है जैसे हम लोग समझते हैं, वो एक वेव के जैसा घूमता है। तो बोलेंगे अच्छा मेरे से गलती हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे, पुराने रूल को काटेंगे और नया रूल लिख लेंगे। अब समझे, हम यही कर रहे हैं। हम नेचर में, हमको कोई बताता नहीं है कि ये रूल है, हम उस रूल को समझते हैं, हम उसको ऑब्जर्व करके समझते हैं। इसी वजह से सबसे पहला पॉइंट क्या था, ऑब्जर्वेशन। हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको समझते हैं, और हमको जो समझता है हम वो रूल को लिख लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लॉ, चलते हैं उसको लॉ। बात समझ आई, लॉ मतलब क्या होता है, रूल होता है। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लिख देते क्या, लॉ। लेकिन फिजिक्स में कोई फाइनल थ्योरी या कोई फाइनल लॉ नहीं होता। फिजिक्स कह रहा हूँ मैं, साइंस में कोई फाइनल थ्योरी या कोई फाइनल लॉ नहीं होता। आज साइंस को कुछ लग रहा है, कल कुछ और लगेगा, समझे। आज साइंस को ये लग रहा है ये सही है, जैसे तुमको बताया गया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमता है, वैसा नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं होता, शेल में नहीं होता, शेल के सब शेल के ऑर्बिटल में होता है। ये सिखाएंगे तुमको। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं है, तो ऑर्बिट के सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल में होता है, वहाँ रहता है इलेक्ट्रॉन। तो पुराने रूल को काटेंगे, नया रूल लिख लेंगे। हम कैसे चलते हैं, पार्टिकल की जैसा, यही हमको पता है, ऐसा नहीं होता। डी ब्रॉगली नाम का साइंटिस्ट, उसने बताया कि हम जो है, हम भी वेव के जैसा चलते हैं। हाँ, हम भी कैसा चलते हैं, हम तो नज़र क्यों नहीं आता फिर, तो हमारी वेव बहुत छोटी बनती है, इस वजह से हमको नज़र नहीं आता। जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेव कम होगी, उसको बोलते हैं वेव की लेंथ कम होगी, उसको मैटर वेव कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मैटर वेव। तो हम जब चलते हैं तो कौन सी वेव बनाते हैं, मैटर वेव। यही कॉन्सेप्ट है टाइम मशीन बनाने का, टाइम मशीन बनाने का यही कॉन्सेप्ट है। हाँ, आइंस्टाइन ने अब तक जितनी भी चीज़ बोली वो बन गई हैं एक्सेप्ट टाइम मशीन। ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल के बारे में बोला, बन गया। लेज़र का उसी ने प्रेडिक्शन किया था, बन गया। समझे क्या बोल रहा हूँ, आइंस्टाइन ने टाइम मशीन भी प्रेडिक्ट किया है, हो सकता है बन जाए। हाँ, हो सकता है बन जाए, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जो लॉजिक देते हैं वो ये है कि जब आप चलते हो तो मैटर वेव बनती है। आप उस मैटर वेव को बैक ट्रैक करते जाओ, जब आप बैक ट्रैक उसको करते जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आप पास्ट में चले जाओगे, टाइम, नेगेटिव टाइम में। समझ लो, ये पॉसिबल है, हो सकता है ये, लेकिन अब तक अचीव नहीं कर पाए हम। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो वो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा काम क्या है। हमारा काम है, हम बुक और पेन लेके बैठे हुए और क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो हमको ठीक लगेगा, जो हमको लॉ लगता है कि ये फिनोमेना है, हम उसको नोट कर लेते हैं। सही है तो ठीक है, आगे जाके वो चेंज हो जाएगा, काट देंगे, नया लॉ लिख लेंगे। तो कोई इसमें फाइनल थ्योरी नहीं है। बात समझ आई, क्लियर हो गया। तो कोई फाइनल थ्योरी, कोई फाइनल लॉ नहीं होता है। तो रिचर्ड फीनमैन ने इतने बेहतरीन एग्जाम्पल से इसको समझाया है कि हमारा काम क्या है, हम क्या कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, आप क्या कर रहे हो, बुक और पेन लेकर के बैठे हो, रूल लिखते जा रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, रूल लिख रहे हो। अब क्या ऐसा है कि हमको शुरुआत करनी नहीं, हमसे हमारे पूर्वज जो है, हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने बहुत सारा काम करके गया ना, इतने सारे रूल बना दिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, किरचॉफ का लॉ, बर्नौलीज प्रिंसिपल, ऐसे बहुत सारे लॉ है। तो इतने सारे लॉ उन लोग ने डिस्कवर कर लिए, ऑब्जर्व कर लिए, लॉ लिख लिया। और वही लॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग उसको सीखेंगे, फिर हम लोग उसके आगे से शुरुआत करेंगे। ऐसा तो नहीं करोगे ना, न्यूटन ने लॉ बनाया था चलो मैं भी वहीं से शुरुआत करूँगा, नहीं। हम उसको अब सीखेंगे, अच्छा इन लोग ने ये डिस्कवर किया, हम क्या करेंगे, हम इसके आगे से शुरुआत करेंगे। वही होता है पीएचडी में। पीएचडी में क्या होता है, बताया था मैंने, नई चीज़ तुम लेकर आते हो। तो वो सब जो पढ़ लिया अब तुमने, अब तुम कुछ नया ऐड करोगे सब्जेक्ट के अंदर, ये होता है पीएचडी। समझा, ठीक है ना। चलो, तो इस तरीके से आप इसमें काम करने वाले हो। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लिख लो, ये बना लो अपनी बुक में, याद रहेगा तुम।